आज से सदियां पीछे अगर हम चले जाएं तो इंसान की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्किल्स में से जो एक स्किल थी वो थी ताकतवर होना। जिस बंदे के पास ज़्यादा ताकत होती थी वो कबीले का प्रोमिनेंट आदमी भी होता था और उसकी बल्ले बल्ले होती थी। आपने हिस्टोरिक इवेंट्स के अंदर देखा होगा कि जो बंदा ज़्यादा ताकतवर होगा, अच्छा जंगजू होगा, उसे कबीले की खूबसूरत लड़की भी मिलती है और मतलब उसकी तो भाई वाह वाह ही होती है ना उस सारे फार्मेट्स के अंदर। सो आज कल के इस मॉडर्न दौर के अंदर वो वेपन और वो चीज़ है पैसा। जिस आदमी के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, इन्फ्लुएंस है, वो दुनिया को भी कंट्रोल करता है, उसे खूबसूरत लड़की भी मिलती है और उसकी आज भी वैसे बल्ले बल्ले है जैसे दहाइयों पीछे होती थी। इस वीडियो के अंदर हम इस वक्त जो वर्ल्ड्स के अंदर जियो पॉलिटिकल कंडीशन चल रही हैं उन तमाम केस लाइव केस स्टडी से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल्स कैसे वर्क करते हैं, फंडामेंटल से कैश फ्लो कैसे ड्राइव होता है, पैसा कहाँ से कहाँ कैसे मूव करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरीके से बनती है। और मेन पर्पज़ हमारा इन तमाम इवेंट्स के पीछे जो हमारी मेजर लर्निंग होगी वो ये होगी कि कैसे हम इन तमाम इवेंट्स से कैश फ्लो को ट्रैक कर सकते हैं, किस टेक्नोलॉजी किस इनोवेशंस के अंदर पैसा जाने वाला है, कहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये तमाम चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा और उसके साथ साथ एक अच्छा पर्सपेक्टिव, आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मिलेगा जो भी इस वक्त दुनिया के अंदर सिचुएशन चल रही हैं उनको ऑब्ज़र्व करने का, उनसे सीखने का कि किस तरफ हम जा रहे हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं एज अ इंडिविजुअल, कहाँ कहाँ के ऊपर किस किस सेक्टर्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ स्टैंड कर रही हैं। इन तमाम फंडामेंटल्स को हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वीडियो ऑफ माय चैनल। मेरे चैनल्स के ऊपर आई थिंक जो आज की ये वीडियो होगी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लर्निंग वाले फॉर्मेट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ये वीडियो होगी, क्योंकि इसके अंदर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग फंडामेंटल्स, रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वेयर द ट्रेंड स्टैंड्स, वेयर इन्वेस्टमेंट्स गोइंग, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इनटू द वीडियो एक और छोटा सा डिस्क्लेमर वो ये है कि जो लोग चार्ट्स और शार्टर पीरियड ऑफ द टाइम्स के अंदर इधर इधर झंझेलों में पड़े रहते हैं और उनको नहीं आइडिया कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, ये जो पैसा है इसकी मूवमेंट किस तरीके से ट्रैक करके आप लोग पैसा बना सकते हो, ये आप तमाम लोगों के लिए एक रिकॉल है कि आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, इन चीज़ों के बारे में सीखना स्टार्ट करें। और इस वीडियो के लास्ट तक आपको तमाम फंडामेंटल्स वन ऑन वन समझ आ जाएंगे कि कैसे कौन सा फंडामेंटल किस मार्केट के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे स्टैंड करती हैं, उनको ट्रैक कैसे किया जाता है, उसके ऊपर एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव को किस तरीके से देखा जाता है। वेल इट्स ग्रेट लर्निंग। इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, लिटरली आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, अगर हम स्टार्ट करते हैं यूएस से, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो आपके पूरे फिनंशियल सेक्टर्स के पीछे स्टैंड करती है और उनका हर एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दुनिया के कैश फ्लो के अंदर जो है उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। सो अगर रिसेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बात करें तो यूएस ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मडोरो, उनको वहाँ के उनकी घर में घुस के उसको वहाँ से उठा लिया। उसके बाद आजकल उनके ग्रीनलैंड के भी काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहे हैं। ईरान के साथ आपको तमाम लोगों का आइडिया है कि उनके क्या मामलात चल रहे हैं। अब यूएस दुनिया की मतलब वो इलाके का वो बदमाश बना हुआ है जो किसी के घर में ना रिश्ता भेजता है और वहाँ से लेट्स सी अगर ना भी हो जाए ना तो वो फिर लड़की को उठा लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। तो यूएस वाले यही हैं, एक बंदे को फ़ोन करते हैं कि भाई ये काम तू कर रहा है ठीक है, गलत है नहीं है, ये हमारे फ़ायदे में नहीं है, तो तू ये करना बंद कर दे, अगर तू नहीं करेगा तो भैंचो तुझे घर से उठा लेंगे। सॉरी फॉर माई बैड वर्ड। तो यूएस वो एक बड़ा हाथी बना हुआ है जो क्योंकि पावर है उसके पास, सारी चीज़ें हैं और वो जो चाहता है करता जा रहा है। उसके आगे कोई लाशा, कोई ये यूनियन वो यूनियन,
तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो उसका दिल करता है वो कर रहा है। अब वो इतने रैशनल डिसीजंस क्यों ले रहा है, ट्रम्प इतना पागल बेसिकली क्यों हुआ पड़ा है, इन तमाम चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसके साथ साथ इसके अंदर जो मेजर्स दो प्लेयर्स हैं जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के अंदर तो काफ़ी यूएस को टक्कर दे रहे हैं, उनके अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स अगर देखा जाए तो वो है आपका चाइना वालों का ना एक बड़ा ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्टस है दुनिया के ऊपर, और वो एक महल्ले के शरीफ एनजीओज़ की तरह दुनिया में काम कर रहे हैं। कैसे वो जाते हैं किसी मुल्क में, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और पूरा इकोनॉमिक सेक्टर्स को एक पुश देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के बाद वहाँ से जो है वो बिज़नेस लाते हैं अपने मुल्क के अंदर और अपनी इकोनॉमी स्टेबल करते जा रहे हैं। सो ये प्रोटोकॉल रहा है चाइना का पिछले कुछ सालों के अंदर कि वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। किसी भी मुल्क के अंदर जाता है, पूरा एक आर्किटेक्चर बिछाता है और फिर उससे वो अपना बिज़नेस ड्राइव करता है। यूएस उसके बरअक्स जो है वो इस तरीके से एक्ट कर रहा है कि भाई जो समझ में आता है बस छीन लो, खींच लो। सो चाइना की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स और बहुत सारे मामलात इन लोगों की वजह से जो है वो डिस्टर्ब हैं, क्योंकि इकोनॉमिक फॉर्मेट्स के अंदर जो ब्रिक्स बना, ब्रिक्स कोई 6-7 एक कंट्रीज़ का जो है वो एक ग्रुप है जो आज से आई थिंक 1-1.5 साल पहले उसकी सारा फॉर्मेट हुआ, और उसका मेन जो मुद्दा है वो है डी डॉलराइजेशंस का, कि जो आपकी ग्लोबल और नेशनल ट्रेड्स हैं उससे डॉलर्स को भगाया जाए। और चाइना और यूएस को ये बात समझ में नहीं आती। वो चाहते हैं कि जैसे दुनिया के ऊपर अभी हमारी हुकूमत है और शाह बहादुरी है हमारी, हम जिसके गिरबान में हाथ डालते हैं और उसको उठा लेते हैं, ये चलती रहे। उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, उनकी अपनी इकोनॉमी का भी बुरा हाल हुआ पड़ा है। इन तमाम सारी सिचुएशंस के पीछे ये जो चीज़ें उन्होंने क्रिएट की हुई हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं और इधर से ही आपको समझ आएगी कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, कैश फ्लो और ये चीज़ें किस तरीके से जो है वो सारी हो रही होती हैं, और उनसे आपको फॉर्मेट समझ आ जाएगा। सो अगर आप किसी भी मार्केट्स के फंडामेंटल्स अंडरस्टैंड करेंगे तो उनमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल ये होता है कि आप पैसे की मूवमेंट को ट्रैक करो, कैश फ्लो को ट्रैक करो। सो पैसा एक सेक्टर से निकलेगा, एक मुल्क एक इकोनॉमी से निकलेगा, किसी सेक्टर के अंदर, किसी इकोनॉमी के अंदर जाके वो इन्वेस्ट होगा। जब उस इकोनॉमी के अंदर पैसा जाके इन्वेस्ट होगा तो वहाँ का जो हाउस होल्ड्स है, वहाँ की जो लिविंग आबादी है, वो उस मेजर प्लेयर से निकल के सैलरीज़ इधर उधर के फार्मेट्स के अंदर वो आम लोगों के पास जाता है। फिर उससे आपके जो इकोनॉमिक फार्मेट्स होते हैं उनमें मूवमेंट आती है, शॉपिंग भी ज़्यादा होगी, लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, लोग नई नई चीज़ें भी ख़रीदेंगे, लोग नए नए एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, लोग ट्रैवल भी करेंगे। तो ये एक पूरा इकोनॉमिक सेक्टर वर्क कर रहा होता है। इसी तरीके से जब बड़े प्लेयर्स मूव करते हैं, जब बड़ी इन्वेस्टमेंट्स मूव करती है, जब बड़ी हुकूमतें मूव करती हैं, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाके इन्वेस्ट करती हैं, तो वहाँ जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस और जो मेजर्स प्लेयर्स होते हैं उनमें जब वो इन्वेस्टमेंट्स वहाँ जाती है तो उनकी प्राइसेस एप्रिशिएट्स होती हैं और उनका सारा फार्मेट्स जो है वो होता है। अब इसका क्रिप्टो से क्या लेना देना है, इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगा थोड़ी देर में। उससे पहले इनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं ताकि सारा फार्मेट्स देखा जाए। अब अमेरिका का दिमाग नहीं ख़राब कि वो किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को जाके उठा लें। ये जो अभी वेनेजुएला के अंदर उन्होंने ये कार्रवाई डाली, इसके पीछे सबसे बड़ी मेजर जो वजह है वो है ऑयल। ठीक है, वेनेजुएला के पास दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो ऑयल्स रिफाइनरी है और उनके पास उसके ज़खायर भी हैं, कुछ 300 बिलियन बैरल्स के राउंड अबाउट उनके पास प्रूवन फार्मेट्स हैं। और ये आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दुनिया की सबसे बड़ी सारा फार्मेट्स है। अब मेजर फार्मेट्स क्या है दुनिया के अंदर, अगर ऑयल्स की बात की जाए तो उनमें अगर सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप देखोगे तो ईरान में भी शायद स्टैंड कर रहा होगा। सो अगर चाइना को देखो तो चाइना सबसे ज़्यादा जो ऑयल वगैरह की ट्रांसपोर्ट्स और सारा ये करता है वो ईरान से करता है। ठीक, अब यूएस को वही तेल इधर उधर से बाकी सारे फार्मेट से बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था और सारा फार्मर्स, तो उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो उन्होंने जाके एक प्रेसिडेंट को वहाँ से उठा लिया ताकत के बलबूते के ऊपर। अब वो वहाँ पे कोई $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, आर्किटेक्चर भी उठा रहे हैं।
अब वो तेल खुद भी लेंगे और दुनिया को भी बेचेंगे। मतलब वो कब्ज़ा माफिया था और वो कब्ज़ा माफिया ग्रुप जो है ना वो उस चीज़ के ऊपर काबिज़ हो गया। ठीक। ऑन द अदर हैंड अगर बाकी मामलात अगर आप देखो सारे प्रोस्पेक्टस के हिसाब से इसी तरीके से यूएस की ईरान के साथ भी जो है वो नहीं बन रही। खित्ते में रशिया के साथ तो उनकी वैसे उनका तो वैसे मामला हर वक्त ख़राब रहते हैं। ईरान के साथ भी अभी दोबारा वही रजीम चेंज वाला फार्मूला जो है वो दोबारा मंजर आम के ऊपर आ गया और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये जो आपके मदनी ज़राए हैं ये सारा फार्मेट है। सो इसमें मेजर प्लेयर्स अगर आप मेजर फार्मेट्स में देखो तो वो तेल जो है ना वो इस वक्त पानी बना हुआ है इन तमाम सारे फार्मेट्स के अंदर और उसके अंदर मेजर सारा स्टेक्स है। सो अगर इसमें थोड़ा आप ब्रिक्स का किरदार देखें सो यूएस के जो आप डिफरेंट फार्मेट्स के अंदर अगर आप देखो तो वो चाइना रशिया इस तरह के कंट्रीज से उसका मामला बड़े ज़्यादा ख़राब हैं और वो ख़राब इसलिए हैं क्योंकि ये ऐसी इकोनॉमिक्स पावर्स चाइना जैसी पीछे इस्टेब्लिश हो रही हैं जो यूएस इकोनॉमी को इस वक्त लिटरली टक्कर दे रही हैं। ठीक। सो डी डॉलराइजेशन का नारा यहाँ ब्रिक्स से शुरू हुआ था कि इंटरनेशनल ट्रेड्स के अंदर इंटरनेशनल सारे फार्मेट्स के अंदर डॉलर नहीं होगा तो लिटरली अमेरिका की करेंसी की वो जो शाह बहादुरी वाला फार्मेट है वो नहीं रहेगा सारा फार्मेट। तो इस वजह से चाइना वालों के साथ तो उनकी चलती रहती है लेकिन चाइना यहाँ पे अगर आप रोल देखो तो वही जैसे मैंने शुरू के अंदर बताया आपको कि उसका एक बड़ा कूल और चार्मिंग रोल है। वो दुनिया की डिफरेंट सेक्टर्स और मुल्क्स के अंदर जाता है पूरा अपना आर्किटेक्चर बिछाता है और वहाँ से बिज़नेस करता है। ठीक। और बड़ा एक सिंपल फार्मेट है और यूएस वालों का अभी सिंपल फार्मूला चला हुआ है डराओ धमकाओ और ले लो वाला सारा फार्मेट। अब डिपेंड करता है कि कब तक चाइना अपना ये जो प्रोस्पेक्टिव है इसको बरकरार रखता है और एक फोर फ्रंट के ऊपर आके इस चीज़ को लीड नहीं करता क्योंकि उसकी मेजॉरिटी ऑफ द जो चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट्स इन्हीं चीज़ों की वजह से जाके डूब जाती हैं। सो लेट्स सी अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाती है और सारा फार्मेट हो जाता है मुस्लिम सारे फार्मेट्स के ऊपर तो उसके जो इम्पैक्ट आएंगे पाकिस्तान सऊदी अरब इधर उधर सारे फार्मेट्स के अंदर जो आएंगे ये तो वो तो मतलब इनसेन है ना। लेकिन उसका अगर इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्टस में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो वो चाइना को होगा। चाइना को कैसे होगा कि चाइना सबसे ज़्यादा तेल जो है वो ईरान से ख़रीदता है। अब वहाँ पर अगर एक रजीम चेंज से कोई अमेरिका अपना पपेट बिठा देगा उस सारे फार्मेट्स के अंदर जो वो कहेंगे और वो उसी तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरा जो उन्होंने ईरान के अंदर बिछाया इन्वेस्टमेंट्स की इधर उधर किया पूरी वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी और जब वो डिस्टर्ब होगी तो मामलात ज़िंदगी उनके वैसे जो है वो इकोनॉमिक फार्मेट्स के अंदर थोड़े डाउन चले जाएंगे। उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा डेफिनेटली यूएस को होगा। उसके साथ साथ अमेरिका यूएस का जो एक छोटा सा और दोस्त है इसराइल साहब वो उनका मामलात मज़ीद थोड़े बढ़ जाएंगे और आपको उन सारी चीज़ों के अंदर मैं बेसिकली नहीं जाना चाहता कि वो क्या मामलात हैं। आज तो हम लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। बहरहाल वो एक पूरे जत्थे की तरह दुनिया के ऊपर जो है वो काबिज़ हो जाएंगे और उनमें मेजर एक इस पूरे खित्ते के अंदर एक मेजर प्लेयर बचा हुआ है ईरान। अगर ये चीज़ डन हो जाती है तो उनके लिए बड़ा आसान होगा वो दोबारा वही कच्चे के डाकू वालों की तरह जो है ना पूरे इस खित्ते के अंदर घूमना। बहरहाल अगर इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्टस से अगर आप इस सारी चीज़ों के अंदर देखें तो इन तमाम सारे फार्मेट्स का यूएस की इकोनॉमी को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तेल उनको सस्ता मिल रहा है फ़लाँ चीज़ उनको सस्ती मिल रही है तो उससे मामलात उनके थोड़े बेहतर होने लग जाएंगे जो कि लगता नहीं है कि बेहतर हो जाएंगे क्योंकि उनकी इकोनॉमी के ऐसे दाने के ऊपर खड़ी हुई है कि एक मेजर रिसेशन तो दुनिया के अंदर पक्का है। एक ब्लैक सॉन इवेंट आज ये मेरी बात आप जहन में रख लें। ठीक है पक्का है एक ब्लैक सॉन इवेंट्स ये मार्केट्स ये क्रिप्टो इधर उधर की सारी चीज़ें ये आपको दोबारा एक दफ़ा फिर ज़बरदस्त तरीके का झटका देंगी। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि ये चीज़ कल होने वाली है परसों होने वाली है। बहरहाल ये होनी है ये होगी और इस तरह की डेवलपमेंट जो सेंटिमेंट बता रहे हैं इस तरह का कोई ना कोई फार्मेट होना है। अब एक तो ये सारे फार्मेट्स के अंदर ये आप इसकी एक बिगर पिक्चर्स के पीछे देख रहे हो कि कैश फ्लो तेल ये वो सारे सियापे ये जो इधर उधर के मामलात चल रहे हैं इनके पीछे मेजर फार्मेट्स वही डी डॉलराइजेशन का है और इसके पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो तेल का है और वो मेजर कंट्रीब्यूशन के तौर पर आ रहा है। अगर दूसरी
इस सारे फॉर्मेट्स के अंदर अगर बात की जाए वो है एनर्जी का सेक्टर, यानी बिजली। अगर बिजली और इन सारे मामलात के अंदर अगर आप थोड़ा स्टडी करना चाहोगे तो एनर्जी प्रोडक्शंस फार्मेट्स के अंदर चाइना अनबीटेबल है। यूएस को सबसे बड़ी चीज़ जिस चीज़ के अंदर यूएस अभी थोड़ा अगेन बैक फुट के ऊपर चला गया है और वो है एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर। एनर्जी रिसोर्सेज में चाइना ने बहुत लीड दी हुई है यूएस को, और उनका सबसे बड़ा मसलों में से आई थिंक एक सबसे बड़ा मसला ये होगा कि उनके पास जो इनोवेशन और जो इक्विपमेंट और जो चीज़ें हैं उनके पास इतने एनर्जी एनफ रिसोर्सेज नहीं हैं यूएस वालों के पास। ऑल दो उनका बड़ा एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत अच्छे उनके रिसोर्सेज हैं उस सारे फार्मर्स के अंदर, लेकिन चाइना उस रेस के अंदर उनसे बहुत ज़्यादा आगे है, जिसके अंदर ईवीज़ और ये सारा पूरा टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और उसके अंदर एआई एरा भी अगर आप इंक्लूड कर लें जिसके ऊपर मैं अभी आता हूँ उन सारे फार्मेट्स के अंदर, तो उसमें चाइना जो है वो इनको काफ़ी अच्छी लीड दे रहा है। डेफिनेटली अगर वो इक्विपमेंट और ये सारी चीज़ें और ये रिसोर्सेज चाइना वाले यूएस वाले इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं, तो चाइना उससे डबल स्पीड के अंदर जो है वो मेरे ख्याल में ग्रो कर रहा है उन सारे फार्मेट्स के अंदर। और उसके पीछे जो मेजर डेवलपमेंट सारे फार्मेट्स के अंदर रखी हुई है वो है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन। उसके अंदर आप वारफेयर इंडस्ट्री को देख लो, ग्रेट वेपन्स वगैरह के सारे फार्मेट्स के अंदर देख लो, जेट्स, ये वो सारी पूरी वारफेयर इंडस्ट्री। उसमें अगर आप इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से जो आपकी एक वाइट हेड इनोवेशंस है जिसके अंदर एआई को अगर आप फोर फ्रंट के ऊपर रख लो, तो एआई का सबसे बड़ा जो इस वक्त चाइना का मसला है वो है उनके जीपीयू पावर और उनकी चिप्स। सो देयर इज़ लॉट ऑफ स्टफ, टेक्नोलॉजीज़ चिप्स इंडस्ट्री के अंदर ऐसी हैं जो यूएस वाले चाइना को नहीं देते फट से काफ़ी सी वजह से, क्योंकि अगर वो पावर और वो जीपीयू कंप्यूटेशनल पावर चाइना वालों को मिलना स्टार्ट हो जाए तो वो तो अनबीटेबल हो जाएंगे। सो इन अब लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड इस जीपीयू पावर के साथ चाइना बहुत अच्छी इनोवेशन कर रहा है और बहुत इकोनॉमिक फार्मेट्स के अंदर, कमर्शलाइज फार्मेट्स के अंदर वो जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स चीज़ें हैं वो बहुत अच्छा कर रहा है और कम्पीट कर रहा है। लेकिन यूएस जो है वो एआई और इस टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की रेस के अंदर, जैसे एनर्जी में अभी थोड़ा चाइना आ गया, इसी तरीके से यूएस भी उनसे 5-10 कदम जो है वो आगे है। और अब वो क्योंकि जंग ऐसी एक जंग है जिसमें दोनों प्लेयर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ें, लेकिन आने वाला जो आपका कंपेटिटर होता है डेफिनेटली वो भी सोया हुआ नहीं होता, वो भी ग्रो कर रहा होता है। तो इस एआई वर्ल्ड के अंदर, इनोवेशंस फार्मेट्स के अंदर यूएस अनबीटेबल है। एनर्जी फार्मेट्स के अंदर डेफिनेटली चाइना के रिसोर्सेज आगे जा रहे हैं और आगे जाके फिर एक लिमिटेशंस आएंगी, एक वक्त आएगा जब ये, क्योंकि अब चाइना वाले पागल नहीं है कि वो एनर्जी रिसोर्सेज और इन सारी चीज़ों के ऊपर बस अनिवा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जा रहे हैं, क्योंकि ये आने वाले वक्त की ज़रूरत होगा। ये आने वाले सारे फार्मेट्स के अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे जाके फिर कोई दुनिया के अंदर मेजर प्लेयर जो डिसाइड होंगे, ये जो अमेरिका की 40 साल की शाह बहादुरी है अब ये ख़तरे में है। बहरहाल ये कोई ऐसा नहीं है कि ख़त्म होने वाली है, डेफिनेटली वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए और किसी तरीके से इन सारे फार्मेट्स के ऊपर जो है वो जैसे हमारा पहले कंट्रोल है वो वैसे रहा जाए। तो ये एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। और अभी ग्रीनलैंड बड़ी खूबसूरत वादी और सारा फार्मेट्स, अब उनको वही बात है कि ट्रम्प साहब को वो पसंद आ गई किसी खूबसूरत लड़की की तरह, कि वो कहते हैं कि भाई हम ये भी लेने आ रहे हैं। तो देयर लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग इन जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस जो कि बड़ी मज़ेदार कहानियाँ हैं। उसके साथ साथ उसके अंदर मज़ेदार अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और मज़ेदार सारा फार्मेट्स भी है। बहरहाल अब मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। हमारा ये वेनेज़ुएला वाला पॉइंट डिस्कस हो गया, ईरान और ब्रिक्स और ये सारे मामलात, आपने इन सारी चीज़ों को देख लिया। अब इसके अंदर जो मेजर, अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट्स फार्मेट्स के अंदर अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग और अगर आप दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हो तो उसके अंदर आप देखें और जाके स्टडी करें कि कौन से ऐसे फार्मेट्स हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जा रही है। जैसे अभी जाके आप थोड़ा देखें कि एनर्जी के जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली कंपनीज़ हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें कितना पैसा जा रहा है। एक चीज़ आप ये चेक करें। दूसरा, जो
जीपीयू कंप्यूटेशनल और इस तरह की एआई मॉडर्न सारा फॉर्मेट्स है। इसके अंदर अगर आप देखें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को और इन सारे एआई नैरेटिव्स वाले सारे फॉर्मेट्स को, वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है और वहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट जा रही है, इस कैश फ्लो को जाके अगर आप थोड़ा सा ट्रैक करें तो आपको समझ आएगी। उसके बाद अब आने वाला जो दौर है, जो फ्यूचर है, जो अभी 2026 के अंदर अब आप इस चीज़ को देखोगे, अब वो एजेंटिक एरा के ऊपर शिफ्ट हो गया है। जहाँ पे पहले ह्यूमन पावर की अहमियत होती थी, अब वहाँ पे ऑटोमेशन ज़्यादा प्रेफरेबल है। इकोनॉमिक सारे फार्मेट्स के अंदर बिजनेसेस चाह रहे हैं कि भाई एक पूरा एजेंटिक एरा खड़ा किया जाए। एजेंटिक एरा से क्या मुराद है, यानी मैनुअल इंस्ट्रक्शन से शिफ्ट होकर बिजनेसेस जो है वो ऑटो पायलट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि विद इन 1 और 2 ईयर आप देखोगे कि जो आपके ये जो मोबाइल और इधर गूगल्स और इन सारे चीज़ों के प्रोसेसेस होंगे, ये पूरे तरीके से ऑटोमेट हो जाएंगे और एजेंटिक एरा इनको खा जाएगा। एजेंटिक एरा कैसे खा जाएगा? एक छोटा सा एआई एजेंट होगा जो आपके कंप्यूटर के अंदर इनकोड कर दिया जाएगा। अब वो आपका ऐसा समझ लो कि उस्ताद भी है, उसको दुनिया जहान की सारी वेबसाइट्स भी पता हैं, उसको सारे मामलात भी करने आते हैं। अब वो उस एजेंट ही, जैसे अभी सीरी के साथ हम बात करते हैं, उस एजेंट के ऊपर आके आप एक कमांड देंगे और वो एजेंट शुरू हो जाएगा। उसको कहेंगे कि जी जाओ मेरी लिंक्डइन के ऊपर फ़लाँ बंदे को रिक्वेस्ट भेज दे, वो भेज देगा। उसको कहोगे कि मेरे बाइनांस का अकाउंट ओपन करो, उसमें जाके मुझे बताओ कि बिटकॉइन कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहा है, उसके क्या सारे फॉर्मेट्स हैं, कैसे चीज़ें हैपन्स हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको, वो आपका फिनेंशियल गुरु भी होगा। और इसी तरीके से छोटे छोटे फॉर्मेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे एक एजेंट ऐसा आ जाएगा जो फिनेंशियल दुनिया के अंदर एक्सपर्ट है, इन्वेस्टमेंट्स की उसको समझ आती है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। अब जैसे हम जैसे लोगों की बक 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 आप सुनते हैं और आप अभी भी सोच रही होंगे कि यार ये 21-22 मिनट हो गए, बंदा बोली जा रहा है। बहरहाल ये चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी, कहीं ना कहीं रिप्लेस हो जाएगा ये सारा फॉर्मेट। और वही बात है कि टेक्नोलॉजी इतना लोगों को एम्पावर कर देगी। जैसे आजकल के दौर के अंदर बहुत सारी चीज़ें 1 क्लिक के ऊपर बहुत सारे लोगों के लिए करना आसान है। ठीक है, शायद अगर आज से 10 साल पहले चले जाएं, किसी बंदे ने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना हो तो अब वो जाए, पूरी डॉक्यूमेंटेशन जाए, वो एक बंदे से शेयर ख़रीदे, वो दूसरे बंदे के पास वो पेपर शिफ्ट हों और सारा फॉर्मेट चीज़ें हो जाएं। अब वही चीज़ें अगर पाकिस्तान जैसी 3rd क्लास इनोवेशंस कंट्री के अंदर अभी अगर आप देखो तो हमारा भी एक पूरा क्रिप्टो का रेगुलेशन फ्रेमवर्क बन गया है। उसके अंदर अभी बाइनांस को और एक और एक्सचेंज थी, उनको एनओसी उन्होंने दे दी। इस एक नेक्स्ट फॉर्मेट्स के अंदर ये क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मेट्स के अंदर किसी भी बैंक्स और फिनेंशियल फार्म के साथ ये मिलके अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर देते हैं। सीबीडीसी बन जाएगा, उसी को लेट्स सी ये बाइनांस जैसी एक्सचेंज के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, अब बाइनांस जैसी एक्सचेंज के ऊपर इन्होंने वहाँ पे इस चीज़ को डाल दिया। अब ये तमाम मामलात आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये बैंक पैसे नहीं दे रहा, कैसे इन्वेस्ट करना है, बिटकॉइन कैसे खरीदना है, फ्लॉ कॉइन कैसे खरीदना है, 2 मिनट लगेंगे आपके, वो पैसे इधर से उधर हो जाएंगे, उधर से उधर हो जाएंगे। आप इन्वेस्ट करो जहां दिल करे, सारा फॉर्मेट करो। अगर थोड़ी सी ये समझदारी जिस तरीके से जा रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं। जिस तरीके से हुकूमत के अंदर ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, इधर उधर की चीज़ें हैं, उनको ये डिसेंट्रलाइज करके किसी ना किसी फॉर्मेट्स के ऊपर लिस्ट कर दें तो आपके पास एक ग्लोबल लिक्विडिटी पूल बन जाएगा कि दुनिया में कहीं से भी बैठ के कोई भी बंदा आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है विद इन टाइम ऑफ स्पैन। इसी तरीके से बाकी दुनिया के अंदर भी चल रहा है ना। अभी लेट्स से मैंने एप्पल यूएस की 5000 कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना है, मुझे कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा भी नहीं लगेगा, मेरे सारे अकाउंट्स भी बन जाएंगे और मेरा सारा फॉर्मेट भी हो जाएगा और मैं अपना पहली इन्वेस्टमेंट वहाँ डाल भी पाऊँगा। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में भी हो रही हैं, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में हो रही हैं। तो अगर आप देखो कि दुनिया में वो इनोवेशंस कहाँ पे स्टैंड कर रही होगी और दुनिया उसको किस तरीके से ले रही होगी। क्रेडिट्स इस सारे फॉर्मेट्स के अंदर बिलाल बिन साकिब को और इस सारे पूरी कम्युनिटी को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्रिप्टो रेगुलेशंस फॉर्मेट्स के अंदर और बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं। लिटरली अनबिलीवेबल चीज़ें हो रही हैं, यकीन नहीं आता बंदे को। और उसके पीछे एक आदमी है और वो है हाफिज़ साहब। आपको पता है वो मुलाकात भी कर रहे हैं लोगों के साथ। और जो अभी इस्लामाबाद में एक मामलात आए हुए थे, स्पेशल हाफिज़ साहब उनसे गए हैं, मिले हैं कि भाई कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इधर काम शाम करें, हम आपके साथ हैं। और हाफिज़ साहब की आपको पता है वैसे बड़े मरहून मिन्नत हैं, उनका साया वैसे पाकिस्तान के लिए जो है
वो इस वक्त एक बहुत बड़ी क्या कहूँ मैं, खैर बहरहाल ये आप इन थोड़े फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना समझें और देखें कि कहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें जो है वो वर्क कर रही हैं। अब इसके अंदर थोड़ी और फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा लेट्स सी अगर बात करें और थोड़ा मज़ीद फंडामेंटल्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। थोड़ा अब हम ऑफ द ये जियोपॉलिटिक्स और इधर उधर के टोपी ड्रामे से अगर थोड़ा सा साइडवेज जाएं, हम फाइनेंशियल्स दुनिया के अंदर जो बैंक्स की रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ होती हैं, कोई भी बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, काम करेगा, इनका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल्स दुनिया के अंदर। गोरा क्या करता है, एक बैंक से लोन उठाता है, उसी को बिज़नेस के अंदर लाता है, उसी कैश फ्लो से प्रॉपर पूरा सारा फॉर्मेट करता है, बैंक को भी पे करता है और मामलात भी वो चला रहा होता है। ऐसे जैसे जापानीज़ इंडस्ट्री के अंदर जापानीज़ बैंक्स जो हैं, आप देखें कि उनका बड़ा एक इन्वेस्टमेंट फार्मेट्स के अंदर एक बड़ा मेजर स्टेक होता है, और जब भी वो कोई रेट्स कट डाउन करें तो आप बड़े सुनते हैं। अभी रिसेंट पिछले 1 महीने के अंदर भी काफ़ी हलचल मची, मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा कोलैप्स भी किया उनके फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स में के काम करने से। उसका फॉर्मेट क्या है कि जापानीज़ बैंक्स जो हैं वो दुनिया में सबसे सस्ते इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है ना वो लोन शोन ऑफ़र करते हैं। अब लोग क्या करते हैं, वहाँ से जाके पैसे उठाते हैं, इधर उधर दूसरी इकोनॉमी में स्टॉक्स ये वो सारे फॉर्मेट्स के अंदर ला के इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स के अंदर फ्लक्चुएशन होती है, अब दोबारा अब लेट्स सी एक बंदा $500 कमा रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, और पीछे $700, पहले उसको $300 देने पड़ रहे थे बैंक को, अब उसको इंटरेस्ट के अंदर 700 पे करने पड़ रहे हैं। तो अब उसका वो फ़ायदा नहीं रहा उस बिज़नेस उस पैसे को यूज़ करने का, तो वही डेफिनेटली वो कैश फ्लो जाता है उस सारे फार्मेट्स के अंदर, तो उससे मार्केट से पैसा वाइप आउट होता है। इसी तरीके से जैसे अभी हमने बात की एनर्जी टेक्नोलॉजी, स्पेशली तौर पे अगर आप एआई एजेंटिक एरा के अंदर जाके क्रिप्टो की स्पेस के अंदर एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें कॉइन्स और उन सारे फार्मेट्स को, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव साइंस मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कॉइन्स और अर्ली बर्ड्स ऐसे बैठे हुए हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बहुत अच्छा वहाँ पे आपको एक ह्यूज 2026 के अंदर उन कॉइन्स की मूवमेंट्स और ग्रोथ के अंदर सारा फॉर्मेट हो रहा होगा। अभी सोलाना का एक प्रॉपर पूरा इवेंट चल रहा था। अगर आप कहेंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर तो हम किसी और वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। बहरहाल इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए, चीज़ों करने के लिए हम पीछे बैकएंड के ऊपर मैं स्पेशली तौर पे खुद इन सारी चीज़ों से कनेक्टेड तो होता हूँ। लेकिन वही बात है कि अब इस तरह की चीज़ें लोग सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। लोगों को चाहिए कि भाई आओ चार्ट के ऊपर वो 4-5 लाइनें लगा के हमें इधर उधर सिखाओ तो वो हम सीखेंगे। हम इस तरह की चीज़ें सीखने में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, और इस वीडियो की इंगेजमेंट भी आप देख लीजिएगा कि बहुत कम लोग होंगे जो इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे, और उनको इसकी इंपॉर्टेंस का पता भी चलेगा कि यार ये लिटरली उधर चार्ट्स और उन सारी गेमों से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। और अगर आप थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर के अंदर इन चीज़ों को एनालाइज करना जानते हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग काम करती है, आप किस तरीके से कौन सी चीज़ एक प्रोस्पेक्टिव से पेश की जा रही है, तो उससे आपके बड़े ज़िंदगी के मामलात सॉल्व हो जाते हैं। ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट मामलात, और बहुत बड़े सारे मामलात जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इसी तरीके की जो आपकी फार्मेट्स हैं दुनिया के अंदर, चीज़ें चल रही हैं, उनमें देखें कि भाई पैसा कहाँ स्टैंड आउट कर रहा है, किस मुल्क का किस सारे फार्मेट्स के अंदर जा रहा है। थोड़ा सा मेरे पास इतनी चीज़ें हैं कि मैं जहाँ पे 4 घंटे बैठ के विदाउट एनी स्क्रिप्ट बोल सकता हूँ। आप पीछे चले जाएं, अभी जब ट्रंप नया आया था तो उसने अनेवाल कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट उठाई, सऊदी ने सबसे ज़्यादा उसे इन्वेस्टमेंट दी। आप जाएँ ज़रा उस इन्वेस्टमेंट को जाके ट्रैक करें कि अब वो जो पैसा सऊदी ने दिया वो किस सेक्टर के अंदर गया, उसे किन किन सेक्टर ने ग्रो किया, कितनी ग्रोथ आई उसके अंदर, आपके एज ए इंडिविजुअल आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी। इसी तरीके से आप इन सारे जब इवेंट्स को ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको मेन स्ट्रीम के ऊपर नज़र आती हैं ये चीज़ें इनोवेशंस। आप जाके अभी ब्लूमबर्ग टर्मिनल या इधर उधर जाके देखें, आपको हज़ारों स्टार्टअप और हज़ारों ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ मिलेंगे जो मार्केट्स के अंदर नए आ रहे हैं। कोई ना कोई एनर्जी के अंदर, कोई ना कोई एजेंटिक एरा के अंदर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक इसी तरीके जैसे अभी मैंने आपको बताया, अब लेट्स सी एक थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर अगर आपको इनसाइड पाकिस्तान के क्रिप्टो फ्यूचर और ब्लॉकचेन्स के बारे में देख लो। जो बंदे 3-4 साल से ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जब ब्लॉकचेन्स का रेगुलेशन फ्रेमवर्क आता है, कुछ नहीं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स उनको मिलें ना मिलें, पाकिस्तान के अंदर भी तो उन्होंने एक रेगुलेशन उसका आर्किटेक्चर बिठाना है ना, तो उनके पास प्रॉपर एक बिड है
एक बहुत अच्छे लेवल की बिड है कि वो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करके वो प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं। सो लेट्स सी, मेरी एजेंसी है अभी, सो वी आर हम इतने तो बिचौड़ नहीं है अभी, हमने रिसेंट स्टार्ट की और हमारा इतना कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है इन सारे फार्मेट्स के अंदर कि हमें कोई इस तरह के लेवल के प्रोजेक्ट मिल सकें जिनमें कि हाफिज़ साहब भी इन्वॉल्व हों। तो बहरहाल जो कंपनीज अच्छी यहाँ पे लेट्स सी ऑलरेडी बैठी हुई हैं, तो उनके पास अब अपॉर्चुनिटी है। बाइनांस को एनओसी मिलता है, ये पूरी रेगुलेट होती है, वो आएंगे अपना यहाँ कोई ऑफिस बनाएंगे, डेफिनेटली वो ऑफिस बनाएंगे तो उनको 3 4 5 10 12 20 50 100 5,000 जो भी फार्मेट्स होगा, उनको किसी न किसी फार्मेट्स के अंदर कोई ब्लॉकचेन इंजीनियर की ज़रूरत होगी, कोई वेब3 एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, कुछ कंटेंट क्रिएटर की ज़रूरत होगी। उससे क्या होगा वो अपॉर्चुनिटीज़ किसके लिए हैं? अब डेफिनेटली वो हाफिज़ साहब ने तो वो जॉब नहीं करनी, वो मेरे जैसा कोई बंदा आएगा, आप जैसा कोई होनहार स्टूडेंट उठेगा, उसको आता होगा, वो जाएगा अप्लाई करेगा, उसको हो जाएगा, वो एक पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आनी हैं, ये आ गई हैं, ये हो रहा है इसके ऊपर काम, आप इनको ज़रा देखना स्टार्ट करें। सो इन चीज़ों के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। रेगुलेशन आएगी, प्रोजेक्ट्स आएंगे, एयर ड्रॉप्स आएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे जो यहाँ पे अपनी दुकानें खोलेंगे, इवेंट्स करवाएंगे, उन इवेंट्स में जाके आप कम्युनिटी लीड कर सकते हो। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो देयर इज ग्राउंड रियलिटी के अंदर इनसेन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें आप जाके कर सकते हो। सो जब आप ये फंडामेंटल्स ट्रैक कर रहे होते हो ना, तो उससे 3 महीने बाद एक चीज़ स्टैंड आउट कर रही है और उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ रही है। सो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके उस चीज़ को अवेल कर सकते हो। और वो जो प्रिपरेशन और उसके बाद जो जब आप उस चीज़ के अंदर आते हो तो वो इनसेन होता है। वो ये नहीं होता कि आपकी फ्यूचर ट्रेड के अंदर 500,000 बन के वो बन जाते हैं, वो चले भी जाते हैं। लेकिन जब इस तरीके की ट्रैकिंग और मूवमेंट आपको समझ आती है, तो मेरे बड़े सारे ऐसे लोग हैं लिटरली जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने ऐसे ऐसे अर्ली प्रोजेक्ट्स पकड़े और उनको पीक के ऊपर जाकर निकाला। मैंने तो आज तक खैर इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट मेरे हाथ में नहीं लगा। 1-2 केस स्टडीज़ हैं, ज़िंदगी ने इजाज़त दी और कभी मौका मिला तो वो भी आपको इंशाल्लाह किसी न किसी वीडियो के अंदर सुना देंगे। सो मेरा तो स्पेशली तौर पे ये होता है कि भाई ये पैसों शैसों वाले फार्मेट से ना दूरी बंदा रहे, और इस तरह की चीज़ों को सोशल मीडिया के ऊपर तो लेके आना भी नहीं चाहिए। आपको पता है फिर हाफिज़ साहब देख रहे होते हैं। खैर, हाफिज़ साहब इज़ ग्रेट। बहरहाल ये थी आज की वीडियो। होपफुली इसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिला होगा। मुझे कमेंट्स में बताएं, ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की मज़ीद बक की जाए और इन सारे चीज़ों के ऊपर अपना प्रॉस्पेक्टिव से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझाने की कोशिश की जाएँ, तो कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं मज़ीद इस तरह की चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। बाकी अब मेरा फॉर्मेट वो हो गया है कि जो लोग कहते हैं ना कि भाई ट्रेंड लाइन और ये सारी चीज़ें बार बार हमें सिखाई जाओ। भाई एक चीज़ मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि भाई उसके लिए मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएटर कौन होता है? कंटेंट क्रिएटर होता है वो जो देखता है कि किस चीज़ की डिमांड है। ट्रेंड लाइन की ज़्यादा डिमांड है तो ट्रेंड लाइन के ऊपर वीडियो बनाओ। अब जब मैंने एक दफ़ा वो उसके ऊपर वीडियो बना के डाल दी तो मैं क्यों दोबारा वीडियो बनाऊँ? लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो बनाता है, क्योंकि वो नहीं अब मज़ीद सारे फार्मेट्स को अंदर वो चीज़ें कहती है। तो बार वही नहीं सारी चीज़ों को वो आपको सिखाया और समझाया जाता है। हाँ, अगर आप में है इंटेंट कोई एडवांस लेवल की चीज़ें सीखने की और आपको ये बड़े बड़े मामलात और ब्लॉकचेन के स्टार्टअप्स और इन सारी चीज़ों के मामलात आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एआई में क्या चल रहा है, जनरेटिव एआई के अंदर किस तरीके से चल रही हैं, मार्केट्स कैसे मूव कर रही हैं, कैसे लोग अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको कोडिंग के अंदर कोड करके प्रॉपर पूरे, जैसे मैंने आपको बताया, एजेंटिक एरा के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अगर इन सारी चीज़ों के मेरे को सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएं, मैं भी अपना कोई एजेंट कोड करके डाल दूंगा और वही उसी तरीके से फिर हम भी पैसे कमाएंगे। कोई इंडिकेटर बेच के अपना और आपसे 20-25 डॉलर लेंगे और हम तो खैर हो जाएंगे, कुछ ना कुछ हमारा तो बन जाएगा। बहरहाल बड़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने की, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम। आप सुने ना सुने, मुझे जो समझ में आता है, मुझे लगता है जो ये चीज़ वैल्यूएबल है किसी स्टूडेंट के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे रिकॉर्ड करके डालता रहूँ। बहरहाल होपफुली किसी और वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी।